हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का जो 23/10/2021 को प्रथम चरण का जो पेपर हुआ था वो हल करेंगे। और ये जो पेपर है ये आपके आगामी जो भर्ती परीक्षा आ रही है, पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आ रही है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि इस प्रश्न पत्र के अनुसार आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो परीक्षा होती है इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और उनका जो स्तर है वो क्या होता है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो अगर आप पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पहला प्रश्न है इसका, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2, यह समय होता है। तो ये हमें समय बताना है जब पौधे हैं वो न तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं न कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका जो समय होगा वो हो जाएगा डी, सांध्य प्रकाश। सांध्य प्रकाश यानी इसको हम गोधूली बेला भी बोलते हैं, इसका दूसरा शब्द गोधूली बेला भी होता है। ये समय होता है सूर्य अस्त हो जाता है और अंधेरा नहीं होता है, उसके बीच का जो समय होता है उसको सांध्य प्रकाश कहा जाता है। उस समय न तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं न कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो रिक्त स्थान के कारण बड़ा प्रतीत होता है। क्षितिज यानी आसमान और धरती, आकाश व धरती जहाँ पर हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको हम क्षितिज कहते हैं। और वहां पर चंद्रमा बड़ा क्यों दिखाई देता है उसका कारण हमें बताना है। तो कारण हो जाएगा उसका वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वह बड़ा प्रतीत होता है। तीसरा प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पर हमें लगभग बतानी है। ऑप्शन जो दिए गए उनमें सही उत्तर है वो 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न को मिलाइए। इसमें हमें मिलान करना है। तो एपीकल्चर का मिलान हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। इसको एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर ये हो जाएगा वनवर्धन, और विटीकल्चर ये अंगूर की खेती के लिए, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। तो अब हमें जो ऑप्शन सही हो रहा है वो देखना है। ए के अंदर तो 2, तो यहाँ और यहाँ 2 आ रहे हैं। बी के अंदर 3, तो ये डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। और हल करने का तरीका होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, एक मधुमेह रोगी में रिक्त स्थान द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। तो मधुमेह रोगी है यानी जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो रखी है, तो उसमें शर्करा की जांच के लिए कौन सा टेस्ट काम में आता है, तो वो हमें इसमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेनेडिक्ट टेस्ट मधुमेह रोगी की शर्करा की जांच के लिए होता है। छठा प्रश्न, फल पक्वन रिक्त स्थान के द्वारा उद्दीपित की जाती है। तो इसमें हमें बताना है कि फलों का जो पकना है वो किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो यहाँ आपको ध्यान से प्रश्न को समझना है। फल पक्कन यानी फल का जो पकना है वो किसके द्वारा प्रेरित होता है, उद्दीपित यानी प्रेरित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एथिलीन के द्वारा फलों का पकना प्रेरित होता है या उद्दीपित होता है। सातवां प्रश्न है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। लैटिन भाषा से उत्पन्न जो वैक्सीनेशन शब्द है इसका संबंध होगा गाय से, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हमें, जिसमें ए में है कालीबंगन यानी कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये आ जाएगी राजस्थान। ए का मिलान 2 राजस्थान से हो जाएगा। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये सिंध प्रांत जो वर्तमान पाकिस्तान में, उससे मिलान हो जाएगा। हड़प्पा ये पंजाब और सुरकोटड़ा गुजरात। अब ये हमने इस प्रकार मिलान कर दिया। आप जो ऑप्शन है उत्तर जो देने हमें, इनमें हमें इनका वापस दोबारा से देखना है। तो ए का मिलान हो रहा है 2 से, तो 2 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। फिर मोहनजोदड़ो का मिलान हो रहा है सिंध यानी 4 से। तो हमारा जो विकल्प ए है वो इसमें सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है। इस प्रश्न में हमें 4 राजवंशों को दिया गया, उनको हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी उनका जो शासन करने का समय है वो क्रम वाइज हो। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें नंद, मौर्य, कुषाण व गुप्त, ये सही कालक्रम हो जाएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट दे रखे, उन पे हमें विचार करना है।
जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर वापस शासन नहीं स्थापित को कंधार पर अधिकार नहीं हो पाया? तो पहला इसने दिया है कारण मुगल सेना की अकुशलता। दूसरा दिया है खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार। तीसरा है अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ। और चौथा है अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो मुगल काल की अकुशलता ये तो नहीं होगा, बाकी तीनों कारण हो जाएंगे। खुर्रम ने कूच करने से इनकार कर दिया, अभियान आयोजित करने में कठिनाई आई, और अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड यानी बहुत ज्यादा वहां पर ठंड पड़ रही थी। तो तीनों ऑप्शन वाला ऑप्शन हमारे को मिलेगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इस एकता प्रथा के अंदर क्या होता था, एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें सुल्तान सेनापतियों को भूमि का कुछ हिस्सा राजस्व के रूप में दे देते थे, यानी उनको तनख्वाह नहीं दी जाती और जमीन का एक हिस्सा दिया जाता, उससे वो या राजस्व प्राप्त करके अपना खर्चा चला सके। तो इस एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा था वो इल्तुतमिश ने दिया, तो इसका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन है वो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसको आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना होती है 1942 में, और सबसे पहले इसका नेतृत्व करते हैं मोहन सिंह, और 21 अक्टूबर 1943 को इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ जाता है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग, नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अप्रैल 1919 में होता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। और साइमन कमीशन रिपोर्ट ये आती है 1930 में। तो अब इनको हमें क्रम वाइज कर लेना है। 1 और 2 ये तो लगातार आ रहे हैं, ये इन दोनों में आ रहे हैं। उसके बाद चौथा और तीसरा, इस प्रकार ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही घटनाओं का कालक्रम हो जाएगा। 14वां प्रश्न, बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ, हमें तारीख बतानी है कि किस तारीख को बांग्लादेश है वो स्वतंत्र होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, और इसकी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली जो सेना थी उसका नाम था बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी। अब 15वां प्रश्न, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसका हमें इस प्रश्न के उत्तर में स्थायी अध्यक्ष है उसको बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और ये जो 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। 16वां प्रश्न, रिक्त स्थान के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। हमें संविधान संशोधन बताना है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में बढ़ोतरी की गई, वृद्धि की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31वें संशोधन। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। यहाँ पर हमें जो भारत के राष्ट्रपति है उनका सही क्रम बताना है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बने। 2 नंबर सब में ही आ रहा है। अब उसके बाद जो बने थे वो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये बने थे 1962 में। 1962 में एस राधाकृष्णन बन गए, यानी 2 नंबर पे आ जाएगा एक विकल्प, तो इन दोनों में आ रहा है। एस राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन ये 1967 में बने थे। 1967 में ये राष्ट्रपति बने थे, तो चौथा ऑप्शन इसमें आ रहा है, यानी डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये आपके प्रश्न करने का एकदम सरलतम तरीका होता है। और एन संजीव रेड्डी ये भारत के जो राष्ट्रपति है वो 1977 में बनते हैं। 1977 में एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों को कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर एक कथन दिया गया है और दूसरा तर्क दिया गया है, तो उनमें कौन सा जो सत्य है
है वो संदर्भ वो हमें बताना है। कथन ए हमारे पास है, भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है। तर्क है इसका, भारत में प्रजातंत्र है। तो यहाँ पर जो कथन है उसका तर्क भी सही है, यानी भारत में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन सही है और उसका तर्क भी सही है, सही व्याख्या कर रहा है तर्क भी उसकी। 19वां प्रश्न, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? तो हमें उस मंत्रालय का नाम बताना है, तो मंत्रालय हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय, जिसके द्वारा विभिन्न संकेतों के माध्यम से राज्यों में सुशासन को मापा जाता है। 20वां प्रश्न, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद पनगारिया या पनगड़िया। ये भारत के प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, और नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में होती है और इसका अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य राज्यों से सीमा साझा करता है? इस प्रश्न में हमें बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से सीमा लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है, यानी इसके पड़ोसी जो राज्य है उनकी संख्या 8 है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये इसके पड़ोसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सब में 5-5, जैसे राजस्थान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 23, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? तो यहाँ पर आपको समझना है, अंग्रेजी वाले जो सेंटेंस है उसे समझ सकते हो। द वाइडेस्ट गैप अक्रॉस द वेस्टर्न घाट्स इज, यानी चौड़ी खाई। हमें इसके उत्तर में सबसे चौड़ी खाई पश्चिमी घाट पर कौन सी है वो बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाल घाट। यह सबसे चौड़ा विदर, यह सबसे चौड़ी खाई है पश्चिमी घाट पर। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कंपनियां दे रखी है, दूसरी तरफ उसके उत्पाद दे रखे हैं। जैसे ए में है BHEL भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कंपनी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये एरोनॉटिक्स से संबंधित हो जाएगी। SAIL ये कंपनी है लोहा इस्पात से संबंधित, और HOCL ये रसायन से संबंधित हो जाएगा। अब जो हमने मिलान कर लिया इनका वो सही विकल्प ढूंढ लेते हैं, यानी ए का मिलान हो रहा है 3 से, तो इन दोनों में हो रहा है। HAL का मिलान हो रहा है 4 से, और आगे देख लेते हैं सी में 1 और डी में 2, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है? तो ये जो परियोजनाएं है वो कौन कौन सी नदियों पे स्थित है क्रमशः, वो हमें बताना है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये सतलज नदी पे बना हुआ है, तो सतलज नदी 2 ऑप्शन में पहले आ रही है। उसी प्रकार हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है, तो ये दोनों ही इसमें आ रहे हैं। और कोसी परियोजना कोसी नदी पे, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न, ब्रोमिनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? ब्रोमिनित ज्वाला मंदक यानी ब्रोमीन युक्त अग्निरोधी पदार्थ जिनका हम घरेलू उत्पादों में प्रयोग लेते हैं, तो इनके जो उपयोग है उनसे हमें जो आशंकाएं बनती है वो कौन कौन सी हो सकती है? पहला इसने दिया, ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी है। दूसरा है, ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। एकत्रित यानी संचित, ये इंसानों के शरीर में जाकर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं और वो शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुने, तो इसका सही
उत्तर हो जाएगा सी, 1 व 2 दोनों ही। यानी ब्रोमीन युक्त जो अग्निरोधक पदार्थ है उनका जब हम गद्दों व सजावटी सामानों में प्रयोग लेते हैं तो ये सारे हमारे को दोनों तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। 27वां प्रश्न, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग रिक्त स्थान में हुआ था। तो यहाँ पर हमें सन बताना है, कौन से सन में सामाजिक नवी वनीकरण का प्रथम बार प्रयोग हुआ था, यानी ये जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1976 में। 1976 में सामाजिक वनीकरण पद का पहली बार प्रयोग हुआ था। 28वां प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो दिवस होते हैं, ये जो 20-30 दिवस है वो आपको हमेशा के लिए याद रखने होते हैं ताकि ऐसा प्रश्न एकदम इजी प्रश्न बन जाए हमारे लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29वां प्रश्न, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या क्या है। तो ये आपके करंट जीके से संबंधित प्रश्न आए, तो ये वर्तमान में इसका कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 4 महिला जज हो गई है। और ये जो प्रश्न है ये 31 अगस्त 2021 के अनुसार है। अगला प्रश्न, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्री ओम बिरला, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष, जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। यह भी करंट जीके से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा INS तबार। इसने ये जो युद्धाभ्यास हुआ था अल्जीरिया और भारत के साथ, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। करंट जीके के प्रश्नों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पेपर होता है दिसंबर 21 में होता है और 3-4 महीने पहले तक के यहाँ पर करंट जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए वो थोड़े दिनों पहले तक के पूछ लिए गए हैं। तो 1 सितंबर 2021 को SBI ने रिक्त स्थान पर 13वां ATM खोला, यानी SBI जो बैंक है उसने 13वां ATM कहाँ पर खोला। तो इसका उत्तर हो जाएगा डल झील श्रीनगर। डल झील श्रीनगर में 13वां ATM SBI ने सितंबर 2021 में खोला। अब 33वां प्रश्न है, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को रिक्त स्थान में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर हमें स्थान बताना है कि किस स्थान पर उज्ज्वला 2.0 योजना है वो उसको प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा महोबा यूपी। महोबा यूपी में 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0 का उद्घाटन हुआ, इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जो ये योजना थी इसकी शुरुआत होती है, प्रथम चरण की शुरुआत 2016 में हो जाती है। 34वां प्रश्न, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। ये भी करंट जीके से संबंधित प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया थे जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री के रूप में। तो यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि तारीख, दिनांक और दिन देते हुए आपको करंट जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस पटवारी परीक्षा में। 35वां प्रश्न, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो सही नहीं है वो बताना है। कई बार हम जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में, जैसे इसने कोई योजना पूछी और पहली योजना हमारे सही आ रही तो हम ए ऑप्शन मान लेते हैं, बाकी विकल्प पढ़ते ही नहीं। और उसका कारण होता है कि हम ये जो नकारात्मक प्रश्न पूछा गया उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रश्न पढ़ते समय आपको यह विशेष तौर से ध्यान रखना है कि प्रश्न सकारात्मक है, नकारात्मक है, कथन वाला, तर्क वाला प्रश्न है या फिर मिलान वाला प्रश्न है। तो ये हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020 ये सही नहीं है। इस योजना की शुरुआत होती है 2 सितंबर 2020 को। इस योजना के अंतर्गत IGOT एक ऐप लॉन्च किया गया और उसमें जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गई, उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। 36वां प्रश्न, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये भी जीके से, करंट जीके से संबंधित प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। 37वां प्रश्न,
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया वो हमें इसमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका रजनीकांत। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में। 38वां प्रश्न है, राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कृष्णा नागर जो खिलाड़ी है पैरा ओलंपिक से संबंधित, उनके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला है वह जयपुर जिले से संबंधित है। दूसरा, उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तीसरा, उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH3 प्रतियोगिता में पदक जीता। और चौथा है, उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। यहाँ ये जो 4 कथन हैं उनमें से उपयुक्त में से कौन से सही है, यहाँ चारों में से कौन कौन से कथन सही है वो हमें बताने हैं। तो पहला कथन ये सही हो जाए क्योंकि वह जयपुर जिले के रहने वाले हैं। दूसरा कथन है उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तीसरा कथन उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH3 प्रतियोगिता में पदक जीता, ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वो प्रतियोगिता होती है SH6। ये जो बौने व्यक्ति होते हैं, बौने खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और उसका नाम होता है SH6, कम ऊंचाई वाले खिलाड़ियों के लिए। तो चौथा है उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, तो यहाँ पर चौथा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा। 1, 2 व 4, 1, 2 व 4 ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न, अब हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। यहाँ पर हमें जो सही संधि विच्छेद है वो बताना है। तो व्रह टिभ धन बराबर व्रह प्लस टिटभ, तो ये संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। ये सुबिलासी, यहाँ ई की मात्रा आ रही है और यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। महेश्वरीय, महा प्लस ऐश्वर्य, दीर्घ स्वर संधि, ये कथन हमारा सही हो जाएगा। रीत्यानुसार, रीत प्लस अनुसार है, ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। महेश्वरीय, महा प्लस ऐश्वर्य, और इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। 40वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमें शब्द दे रखे हैं, तो दोनों शब्दों में कौन से विकल्प में उपसर्ग भी आया है और प्रत्यय भी आया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंत्य प्लस करणीय, अंत्य उपसर्ग और ये णीय प्रत्यय, ये प्रत्यय, और इसमें उपसर्ग और ये प्रत्यय, और मूल शब्द हो जाएगा कथन और करण। इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, जिसमें दोनों शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय आए हैं। 41वां प्रश्न, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ रहा है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। प्रथम पद संख्यावाचक व इसका दूसरा पद प्रधान, 3 फलों का समूह है, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। 42वां प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो एक तरफ शब्द युग्म दे रखे हैं और दूसरी तरफ अर्थभेद। बदन शरीर, वदन मुख, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, नहीं नेगेटिव प्रश्न है, नकारात्मक प्रश्न है, तो जो गलत है वो हमें इसमें सही विकल्प मानना है। तो दिन और दीन, दिन दिवस हो जाएगा, दीन गरीब हो जाएगा। उभय दोनों हो जाएगा, अभय यानी भय रहित, ये कथन भी सही हो जाएंगे दोनों। और आदि, अंत, आदि निर्भर, ये कथन गलत हो जाएगा। आदि का, इस आदि का अर्थ होता है आरंभ, शुरुआत या वगैरह, और ये जो आदि होता है इसका अर्थ होता है असभ्य या किसी के अंदर लत पड़ गई हो, आदत पड़ गई हो, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही विकल्प होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आदि आदि अंत निर्भर। 43वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो ये भी नकारात्मक प्रश्न है, इसका भी हमें उस हिसाब से ध्यान रखते हुए उत्तर देना है। अ में दिया है हाथी, गज, हस्ती, ये सही हो जाएगा। विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वरी, ये गलत हो जाएगा। महेश्वर शिव जी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। शिव, चंद्रशेखर, उमापति, ये कथन भी सही है। नदी, सरिता और सलीला, ये नदी के पर्यायवाची है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी। 43 में बी सही हो जाएगा इसमें। 44वां, किस विकल्प में विलोम युग्म है। इसमें हमें बताना है कौन से जो विकल्प है उसमें विलोम शब्द हैं एक दूसरे के।
वीरस वीर है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वीरस का विलोम होता है सरस। बी में पथ्य पद्य है, ये भी गलत हो जाएगा। पथ्य का विलोम शब्द होता है अपथ्य। और सी में सत्कृत निरादृत, ये सही विकल्प हो जाएगा। इसमें सत्कृत यानी सत्कार और निरादृत यानी आदर न किया गया हो। सत्कृत सत्कार किया गया हो, आदर न किया गया हो, ये सही विलोम शब्द युग्म हो जाएगा। संतुष्ट का विलोम शब्द होता है असंतुष्ट। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणि ग्रहण, लखपति, ध्यानाकर्षण। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं वो हमें बताना है। तो आत्मोन्नति ये शब्द सही हो जाएगा। पाणि ग्रहण ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ई की मात्रा है पाणि ग्रहण ये ऐसे सही होता है। लखपति या तो लखपति होगा या लंकापति, लंकापति। और ये ध्यानाकर्षण ये सही हो जाएगा। 1 और 4 जिसमें विकल्प है वो सही माना जाएगा। तो डी विकल्प इसका हमारे सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ हमें जो विकल्प दे रखे उनमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, ये कथन सही हो जाएगा। मेरे को पाठ याद करना है, तो यहाँ आ जाएगा मुझे पाठ याद करना है। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, तो यहाँ कोई चित्र नहीं है, एक का ये गलत हो जाएगा। पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, तो आवश्यक या अनिवार्य है, दोनों में से एक शब्द आएगा। ये प्रत्यय इसमें नहीं लगेगा। 47वां, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इसको हमें ध्यान में रखना है। अ में जिसे जीता न जा सके अजय, ये सही है। बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक, ये भी सही हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये पूर्वाह्न दोपहर के पहले के समय को कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। जिसका अनुभव किया जा सके अनुभूत, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, जिसमें हमें गलत सार्थक शब्द है वो बताना है। 48वां प्रश्न, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। यहाँ जो एसेंट शब्द है इसका अर्थ होता है अनुमति, इनफॉर्मल का होता है अनौपचारिक, यहाँ पर लिखा हुआ है औपचारिक, और कंक्लूजन इसका अर्थ होता है निष्कर्ष। तो जो सही विकल्प है हमारा बी हो जाएगा इसमें। 49वां प्रश्न, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है, तो इस मुहावरे का भावार्थ हो जाएगा पश्चाताप करना। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न, किस विकल्प में एडजर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थगन। एडजोर्नमेंट का सही हिंदी अर्थ हो जाएगा स्थगन। अब यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 51 से 55 जो प्रश्न है वो इस पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। तो आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ के अगर सही प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा और वो आपके लिए बोरिंग हो सकता है। तो आपको इसको रोक कर ध्यान से पढ़ लेना है पैराग्राफ को और फिर प्रश्नों को समझना है। 51वां प्रश्न दिया गया, द पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियस, यानी हम प्रतिभाशाली लोगों की दिनचर्या से क्या सीख सकते हैं, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है, पैसेज में बताया गया है। 52वां प्रश्न, द राइटर इन द पास्ट, इसका उत्तर हो जाएगा ए, फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन, उसने एक आदर्श दैनिक दिनचर्या का पालन किया था। 53वां प्रश्न, इन देयर डेली रूटीन, उसका डेली का रूटीन क्या था? ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल, उसकी जीवन शैली अनोखी थी। 54वां प्रश्न, सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वाज, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ए क्रिएटिव इंस्पिरेशन, एक सकारात्मक प्रेरणा देते हैं। 55वां प्रश्न, टू पेब्लो द आइडिया ऑफ संडे वाज एन एट होम डे, घर पर दिन होता है। 56वां प्रश्न, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, त्रुटि वाला जो भाग है सेंटेंस का वो हमें फाइंड करना है। माई लॉन विच द ओवरग्राउंड नीड्स वीडिंग, लॉन जो है बगीचा जो है उसमें घास ज़्यादा हो गई है इसलिए
निराई गुड़ाई की आवश्यकता है, निराई की आवश्यकता है। तो इस वाक्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, नो एरर है। 57वां प्रश्न, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इस वाक्य में हमें एरर पता करना है। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉपेड कॉपिंग। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो आ रहा है व्हेन ही, इसकी जगह आएगा देन ही, THEN, देन ही। तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, व्हेन ही। इसमें त्रुटि आई इस सेंटेंस में। 58% गिवन साइनोम्स ऑफ, तो ये जो वर्ड है प्रोस्पेक्सिस, इसका साइनोटोम हमें पर्यायवाची शब्द बताना, तो इसका हो जाएगा डी। 59वां गिव एनोटोम ऑफ डेलिटेंट, तो इसमें हमें विलोम शब्द बताना है, तो विलोम शब्द हो जाएगा इसका प्रोफेशनल। 60वां प्रश्न, गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग आइडियम। यहाँ पर जो मुहावरे दे रखे हैं, यहाँ पर जो मुहावरा दे रखा है उसका हमें अर्थ बताना है। ए मैन ऑफ सैरो, तो इसका जो अर्थ होगा वो डी हो जाएगा, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एक सारहीन व्यक्ति, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी का जो पार्ट है वो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि मेरी जो अंग्रेजी की जो है पकड़, वो अंग्रेजी पर पकड़ है वो थोड़ी कमजोर है। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, उन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ये जो अक्षर श्रेणी दे रखी है इसको हमें सही व्यवस्थित एडजस्टमेंट करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वाला, यानी ये जो ए बी उसके बाद सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर वापस सी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा। अब जो बन रही है 62वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है। कलम और कागज, जिस प्रकार कलम और कागज का संबंध है उसी प्रकार हमें इनमें से बताना है। हथौड़ा, लकड़ी, शिक्षक, प्राचार्य, कुत्ता, भोंक, चाकू, मांस, डी इसमें सही हो जाएगा। कागज और कलम का जो संबंध है उसी प्रकार चाकू व मांस का संबंध होता है। 63वां, अक्षरों के समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर हमें जो अन्य से भिन्न अक्षर है उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ ए में बी डी एफ, इनके बीच में एक एक अक्षर छोड़ा गया, यानी बी के बाद सी आता है उसको छोड़ दिया और डी, ई छोड़ दिया और एफ, उसी प्रकार जे के एल एम छोड़ दिया और एन आ गया, उसी प्रकार आर के बाद एस छोड़ दिया, टी आ गया, यू छोड़ दिया, वी आ गया, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी आया, डी ई, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इन सब में एक एक अक्षर बीच में छोड़ा गया अंग्रेजी वर्णमाला का, और इसमें यहाँ सी और एफ के बीच में 2 छोड़े गए, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 64वां, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा। जब हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे तो हमारे पास जो बाएं छोर से ये जो छोर है, यहाँ से जब हम 7वें स्थान पर आएंगे तो वहाँ आ जाएगा जी, 7वें स्थान पर जी आ जाएगा, जी अक्षर जो आ जाएगा उसके बाईं ओर। अब इस तरफ हमें चलना है, तो इस तरफ जब हम चलेंगे तो 6 तो अक्षर हो जाएंगे ए बी सी डी, और ये इसके बाईं तरफ चलेंगे तो एफ ई डी सी बी ए, ये तो हो जाएंगे कुछ अक्षर, और फिर हमें जेड से शुरू करना है। ऐसे जब हम 15वां अक्षर देखेंगे तो वो आ जाएगा आर, तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा आर आ जाएगा। इसको आप लिख कर भी देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख के भी यहाँ से हल कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न हल करने से पहले यहाँ निर्देश दिए गए प्रश्न 65 से 67, 65, 66 और 67 प्रश्नों के लिए हमें यहाँ पर निर्देश दिए हैं। नीचे एक परिच्छेद और उसके बाद अनेक संभावित निष्कर्ष दिए गए हैं जो परिच्छेद में नियत तथ्यों से निकाले जा सकते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में प्रत्येक निष्कर्ष की पृथक से जांच कर आपको उसके सही अथवा गलत होने की कोटि का निर्णय लेना है, और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है। यानी हमें जो ये परिच्छेद दे रखा है इसको ध्यान से पढ़ना है, और कथन और उसका निष्कर्ष है उसको सही या गलत हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया है, न केवल आवर्त अनावृष्टि से निपटने परंतु भारत की बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति का भी एकमात्र उपाय शुष्क भूमि खेती है। आवर्त अनावृष्टि यानी लगातार
बारिश नहीं होने के कारण अकाल पड़ना और बढ़ती जनसंख्या, दोनों के लिए हमें खाद्य मांग की पूर्ति की जो खाद्य मांग की जो पूर्ति करनी है उसके लिए हमें शुष्क भूमि पर खेती करनी है। भारत के कुल शस्योत्पादन का करीब 45% वर्तमान में शुष्क भूमि से आता है। यदि भारत को शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित 1 बिलियन जनसंख्या को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराना है तो इसे शताब्दी के अंत तक इसे 60% तक बढ़ाना होगा। यानी जो शुष्क भूमि पर खेती कर रहे हैं वो 45% से बढ़ाकर 60% हमें करना पड़ेगा। अब 65वां प्रश्न, शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कथन निश्चित रूप से सही हो जाएगा। उसका यहाँ पर इसने कारण भी दिया है, ज्यादातर आवर्त अनावृष्टि या फिर जो जनसंख्या बढ़ रही है उन दोनों की वजह से ये खेती महत्वपूर्ण हो जाती है और इसका प्रतिशत हमें बढ़ाना है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अब 66वां प्रश्न है, भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा हमें उस पैराग्राफ में कहीं नहीं दिया गया, इसलिए अपर्याप्त डाटा है हमारे पास, क्योंकि उसमें ऐसी बात की गई कि 1 बिलियन जनसंख्या के लिए जो हमें भोजन प्राप्त करना है उसके लिए हमें शुष्क खेती की जो प्रतिशत है, शुष्क भूमि पर खेती का प्रतिशत है उसको हमें 60% बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भरता की इस पैराग्राफ में कहीं बात नहीं की गई है। 67वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है। तो ऐसे भी उस पैराग्राफ में कहीं चर्चा नहीं की गई, तो ये भी अपर्याप्त डाटा आ जाएगा। 68वां प्रश्न, एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। आदमी लड़के से कैसे संबंधित है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी, ससुर। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पुत्र, माँ का पुत्र यानी उसका बेटा हो जाएगा, और उसकी पत्नी है तो वो उस लड़की का ससुर हो जाएगा। 69वां प्रश्न, यदि क्विज को RVJA कोटित किया गया है, आप क्लास का कोट क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Q के बाद अगला जो अक्षर आ रहा है वो R आ रहा है, U के बाद V आ रहा है, I के बाद J और Z के बाद वापस A आ जाता है। तो उसी प्रकार हमें C के बाद आ जाएगा D, L के बाद M, A के बाद B और S के बाद TT। B विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न, उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रम से 5 मीटर, 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितना दूरी पर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो यहाँ हम इसका स्थान बना लेते हैं और ये 10 मीटर उत्तर की तरफ चला है, ये 10 मीटर हो जाएगा। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चलता है, तो ये दाईं ओर मुड़ गया और यहाँ पर ये 10 मीटर चलता है, तो वापस यहाँ 10 मीटर हो जाएगा। अब ये कह रहा है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर, अब इस तरफ मुड़ा, बाएं मुड़ा और पहली बार में चला है 5 मीटर, उसके बाद ये 15 मीटर चला है, तो ये 10 तो यहाँ तक चले थे, ये आ जाएगा यहाँ तक, यानी ये यहाँ तक आ जाएगा, ये हो गया इसके 15 मीटर। अब आगे क्या कर रहा है, वापस ये 15 मीटर चल रहा है, वापस ये 15 मीटर चलेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, ये 15 मीटर, क्योंकि 5 मीटर यहाँ पर चल रहा है और 10 मीटर यहाँ पर चल रहा है, तो ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी। आगे ये क्या, अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये जो दूरी है ये दूरी 5 मीटर हो जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 मीटर इसमें सही हो जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा 5 मीटर, वह आरंभिक दूरी से 5 मीटर दूरी पर खड़ा है। 71वां प्रश्न, 5 मित्र ABCD तथा E एक टेबल पर बैठे हैं, E तथा B 7 बैठे हैं, E तथा B 7 बैठे हैं, E तथा C 7 बैठे हैं, यानी E के एक तरफ B बैठा है और एक तरफ C बैठा है। A बाएं छोर पर है, B दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, A तथा B के मध्य कौन बैठे हैं? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 2 छोर हो गए, बीच में बैठे हैं 3 जने और A बाएं छोर पे है, तो ये बाएं छोर हो जाएगा, A यहाँ बैठा है और B है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो B यहाँ पर बैठा है। अब ये कह रहा है E तथा B 7 बैठे हैं, E तथा C 7 बैठे हैं,
तो यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा और लास्ट में इधर डी आ जाएगा। अब ए तथा बी के मध्य हमें बताना है, तो ए और बी के मध्य सी व ई ये बैठे हैं, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। सी व ई दोनों इसके मध्य में बैठे हैं। 72वां प्रश्न, सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं, पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं, इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ पर देखो, सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं, तो समीर सबसे ऊपर आ जाएगा और सुरेश समीर से बड़ा नहीं है सुरेश, और जितेन से बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा जितेन। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं, पीयूष नितिन से बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा पीयूष और सबसे छोटा आएगा नितिन। अब हमें पूछ रहे हैं इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा समीर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहे उनमें क्रम वाइज बताना है, तो सबसे पहले क्या होगा? बीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे 1 नंबर ऑप्शन बीज आ गया। उसके बाद बीज से पौधा बन जाएगा तो तीसरा विकल्प आ जाएगा। पौधे के फल लगेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, और फल हमारा खाद्य पदार्थ होता है तो 1 3 2 4 ये विकल्प सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। 74वां प्रश्न, प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा? तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है उस जगह पर कौन सा अक्षर आएगा? एन क्यू, एन और क्यू के बीच 2 अक्षर आ रहे हैं। क्यू एस, क्यू और एस के बीच में 1 अक्षर आ रहा है। उसी प्रकार एस और वी इनके बीच में टी यू 2 अक्षर आ रहे हैं। फिर वी और एक्स के बीच में 1 अक्षर आ रहा है डब्ल्यू। अब हमें ध्यान देना होगा, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है बीच में अक्षर, तो यहाँ पर 1 आएगा एन और यहाँ पर जो भी होगा, तो एन से पहले आता है एम और यहाँ आ जाएगा एल, इस जगह पर एल आ जाएगा। सही विकल्प बी हो जाएगा। एन और एल के बीच में 1 अक्षर आ रही है एल, यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम एक्स से ध्यान से देखें तो एक्स से अगर 2 निकालते, यहाँ पर एक्स से 2 निकालते तो ए आता, और ये हमारे पास विकल्प में नहीं था, तो इस एन से हमने जो विकल्प आ रहा था उसको निकाला और हमारा सही विकल्प आ गया एल। 75वां प्रश्न, सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको हमें सही जो अक्षर आ रहा है उसे भरना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ये जो अक्षर है इनमें सी के बाद जी यानी 3 अक्षर बीच में यहाँ पर है, और जी के बाद के इसमें भी 3 अक्षर बीच में, और के बाद ओ, एल एम एन 3 इसमें भी 3 बीच में, और ओ के बाद ओ पी क्यू आर और एस, इसमें सब में बीच में 3 अक्षर आ रहे हैं। उसी प्रकार ए ई आई एम क्यू इसमें भी 3 अक्षर आ रहे हैं, तो इसमें जब हम 3 अक्षर लगाएंगे छोड़ेंगे बीच में, तो क्यू के बाद आर एस टी और यहाँ पर आ जाएगा यू, डी विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। 75वें प्रश्न में डी विकल्प सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के युग्म से आपको उस युग्म का चयन करना जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही संबंधित है। तो संगीत, गिटार, उसी प्रकार जो संबंध होगा वो शब्द, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वर्ड से संबंधित, शब्द से संबंधित काम किया जाता है। और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको अंग्रेजी वाले विकल्प पढ़ने पड़ेंगे। वर्ड प्रोसेसर, जिस प्रकार संगीत निकलता है गिटार से, उसी प्रकार वर्ड प्रोसेसर में वर्ड से संबंधित काम होता है। 77वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनें। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दे रखे, उसमें जो विषम यानी दूसरों से अलग है उसको हमें हल करना है। तो यहाँ पहले में है 400 में जो सैकड़ा का अंक है 4, और इसको 4 × 4 = 16। उसी प्रकार बी में सैकड़ा के स्थान पे 2 है और यहाँ पर 8 आ रहे हैं, तो इसमें भी 2 को गुणा किया 4 से तो 8 आ गए। यहाँ पर सी में सैकड़ा के स्थान पर 3 है, 3 को 4 से गुणा किया 12 आ गए, और डी में सैकड़ा के स्थान पे 5 है, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। ये विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। विषम चुनना है हमें, नकारात्मक प्रश्न है ये, इन तीनों से ये भिन्न है, टी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ कह रहा है
बाएं छोर से 5वें अक्षर, मान लीजिए यहाँ ए से लेके जेड तक ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, तो इसका बायां छोर ये हो जाएगा ए से 5वां अक्षर। 5वां अक्षर होता है हमारे ई 5वां अक्षर हो गया। उसके दाईं ओर 10वां, दाईं ओर इधर हो जाएगा 10वां हो जाएगा। ई के बाद 10वां हो जाएगा ओ इसमें सही विकल्प हो जाएगा, डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है, ए सी से कैसे संबंधित है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बी का बेटा है कोई, कौन है वो, इसने बी के पिता, डी के पिता बी का बेटा है, डी का जो पिता है वो बी का बेटा है कौन, इसने मतलब डी का जो पिता है वो बी का बेटा, ये हमने लिख दिया। बी का जो बेटा है ये वो डी का पिता है। अब आगे कह रहा है सी डी का अंकल है, ये सी है वो डी का अंकल है सी। ए बी का भाई है, तो यहाँ ए है वो बी का भाई हो जाएगा। ए सी से कैसे संबंधित है, ए है ये सी से कैसे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंकल, बी का अंकल। 80वां प्रश्न, यदि SOUPS को SPUOS कोटित किया गया है तो आप टेंडर का कोड क्या बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थान बदले जा रहे हैं, पहले का लास्ट में और दूसरे का इससे, ओ को पी से पी को ओ लिया है, तो इस प्रकार भी जब हम इनके स्थान बदलेंगे, टी को आर की जगह ले जाएंगे और आर को टी की जगह ले जाएंगे, तो ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। और ये जो ये बी में बन रही है, टी की जगह आर आ गया, आर की जगह टी आ गया, ई का ई हो जाएगा और एन की जगह डी और डी की जगह एन हो जाएगा। ये इस प्रकार सही कुटित शब्द बन जाएगा और विकल्प बी इसमें सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर से वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। अपने आरंभिक बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था। इसमें मान लीजिए ये अशोक यहाँ पे खड़ा है और ये दक्षिण की तरफ चलता है, इस तरफ चलता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है वो। अब ये मुड़ेगा पश्चिम की तरफ, इस तरफ मुड़ गया ये, और यहाँ पर ये चला है 3 किलोमीटर, फिर से वह उत्तर की तरफ मुड़ गया। अब यहाँ से ये उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गया और यहाँ पर ये चला है 5 किलोमीटर। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। अब वापस यहाँ से ये पूर्व की तरफ चला है वो 3 किलोमीटर। अब हमें बताना है आरंभिक बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में, तो आरंभिक बिंदु ये है और अशोक इस दिशा में खड़ा है, जिस दिशा में वो चला था शुरुआत में उसी दिशा में वो खड़ा है, तो ऑप्शन इसमें दक्षिण दिशा सही हो जाएगा, क्योंकि आरंभिक बिंदु से तो वह 3 किलोमीटर दूर रह गया और दिशा हो जाएगी उसकी दक्षिण। 82वां प्रश्न, 6 नाटक PQRST एवं U को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक R मंगलवार को हुआ, नाटक PU तथा Q एक के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए। नाटक S सोमवार तथा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। R के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हुआ है, तो R के बाद P नाटक प्रदर्शित होगा। 82 में ए विकल्प सही हो जाएगा। 83वां प्रश्न, यदि सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नारंगी तथा नारंगी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ है बैंगनी और बैंगनी का अर्थ है नीला, तो मानव रक्त का रंग क्या है, तो मानव का जो रक्त होता है वो लाल होता है, तो यहाँ पर लाल का इसने क्या बताया है, लाल का अर्थ है पीला, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा बी, पीला रंग, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। 84वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। घर, सड़क, कमरा, खेड़ा, जिला। यहाँ पर इनमें सबसे जो छोटी इकाई होगी यानी कमरा आ जाएगा, तो 3 कमरा है वो घर में बनेगा, तो 1 घर है वो सड़क पे खुल जाएगा, 2 और सड़क है वो खेड़ा। ये जो खेड़ा शब्द है ये छोटे गांव के लिए प्रयोग होता है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में जो छोटा गांव होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी जैसे मेरे स्थानीय जो बोलचाल की भाषा उसमें खेड़ा जो गांव के नज़दीक खेत होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो उससे आपके स्थानीय शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना है। खेड़ा शब्द का प्रयोग छोटे गाँव के लिए होता है और जो गाँव होता है वो जिले में होता है। 3 1 2 4 3 1 2 4 सी विकल्प इसका सही हो जाएगा।
अब वापस अगले प्रश्न के लिए निर्देश है। प्रश्न 85 से 87। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने हेतु निम्नलिखित सूचना का अध्ययन करें। यहाँ पर हमें एक सूचना दे रखी है, उसके बाद निवेश और चरण दे रखी है। एक शब्द विन्यास मशीन को जब शब्दों की निवेश रेखा दी जाती है तब वह प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट नियम का अनुसरण कर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर देता है। निम्न निवेश और पुनः व्यवस्था के चरण है। तो यहाँ पर हमें ये जो शब्द निवेश रेखा उसके चरण दिए गए। उसके बाद तीसरा चरण थर्ड, इस निवेश का अंतिम चरण है। उपरोक्त चरणों के अनुसार नियमों के अनुसार निम्न प्रश्नों के दिए गए निवेश के लिए उपयुक्त चरण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए और उसकी वजह से हमारा जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको उत्तर कुंजी के अनुसार हल करें। तो 85वां प्रश्न है, यदि निवेश है ट्रू सी वोट बी न्यूक माई लाइक, निम्नलिखित में से कौन सा चरण फोर्थ होगा, चौथा चरण कौन सा होगा इनमें से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लाइक न्यूक ट्रू वोट बी सी माई। इसी प्रकार 86वें में इनपुट है, निवेश कर रहे हैं हम मोर फाइट कैच सो एक्ट आइडिया, निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा। तो इसमें अंतिम जो चरण होगा वो छठा होगा, सिक्स्थ चरण अंतिम चरण होगा। 87 में यदि किसी निवेश का दूसरा चरण क्लेवर रेमंड विंडो सेल्स बेच टाइगर नेवर, निम्नलिखित में से इसका छठा चरण कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसमें छठा चरण नहीं हो सकता। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या हो रहा है, 24 और 30 को जोड़ा 54 आ गए, 70 और 42 को जोड़ेंगे तो 112 आ जाएंगे। उसी प्रकार 38 और 28 को जोड़ेंगे ये आ जाएंगे 66। तो सही विकल्प ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इसका हल आएगा। चलो इसको हल करके देख लेते हैं। पहले कोष्टक हल किए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम कोष्टक हल करते हैं। तो 272 में से घटाए हमने 32, ये आ जाएंगे 240 इंटू, बीच में कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो ये गुणा हो जाएंगे, 124 प्लस 176 ये हो जाएंगे 300। अब भाग में पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। इनको जब हम गुणा करेंगे तो 15 को 17 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 255 माइनस 15 बराबर 255 में से हम 15 घटा लेते हैं, 240 इंटू 300 बटे 255 में से जब हम 15 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 240, 240 से 240 कट गए, उत्तर आ गया हमारा 300। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें बोडो मास का नियम लगाकर ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है। 90वां प्रश्न, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा, पहली 6 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, उनके वर्ग का औसत ज्ञात करना है। तो वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और छठी संख्या आ जाएगी 6 का वर्ग 36। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 91। अब 91 में जब हम 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 आ गया, फिर 3 बच जाएंगे 31, 6 पंजे 30, वापस 1 बच जाएगा 6 एकम 6, 15.16। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसका। 90वां प्रश्न, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 2.5:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो अगर आप इन प्रश्नों को अलग से हल करके समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि प्रत्येक जो गणित का प्रश्न है, जो 10-15 मिनट के या लंबे जो प्रश्न हैं जिनको आपको समझने में समय लगेगा, तो उन प्रश्नों को आपको अलग से समझा दिया जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 252, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है, पानी से भरा एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। पानी का जो स्तर है पात्र में बढ़ जाएगा 9/4 सेंटीमीटर। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक आदमी प्रति माह 875 खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो उसकी मासिक आय बतानी है। यहाँ हमें इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इस प्रकार हल किया जा सकता है। माना कि उसकी कुल आय 100 रुपये,
अगर कुल आय उसके 100 रुपये तो वो खर्च करता है 100 में से हम 12.5 घटा लेंगे तो वो कुल खर्च आ जाएगा। लिखेंगे हम 87.5 रुपये वह खर्च करता है तो उसकी कुल आय हो जाएगी 100 रुपये। 1 रुपया खर्च करता है तो 100/87.5। अब उसने जो खर्च किए हैं पूरे महीने में वो किए हैं 875 रुपये, तो उसकी कुल आय हो जाएगी वो हम इसको हल करके निकाल लेंगे 100/87.5 × 875। इस शून्य को हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा। 875 से 875 कट जाएंगे, 100 को 10 से गुणा किया, हल आ गया 1000 रुपये। ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 74वां प्रश्न, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में इसकी 3 गुनी हो जाती है। इसी साधारण ब्याज पर यह कितने वर्ष में इसकी 2 गुनी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष में 2 गुनी होगी तो 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज लग रहा है वो साधारण ब्याज है। 75वां प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में 2 गुनी होती है तो राशि 4 गुना होगी। 4 गुना होने के लिए राशि को 2n वर्ष चाहिए, यानी जो इतने वर्षों में वो राशि 2 गुनी हो रही है उसका 2 गुना समय उसको चाहिए 4 गुना होने में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 96वां प्रश्न, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है, 1 मीटर छड़ का हमें वजन ज्ञात कर लेना है, फिर उसको 12 से गुणा करना है। तो इसके लिए 171/45 × 12, इसको जब आप हल करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा और इसका सही उत्तर होगा 45.6 किलोग्राम। ये आपको हल करके देखना, ये उत्तर आ जाएगा आपके। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपये में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो इस जो प्रश्न है वो हल करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हम इसका सीधा उत्तर ही बता देते हैं। अगर आपको इनके पूरे हल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि इनके अलग अलग प्रश्नों को हल करके समझाया जा सके। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 38.4%। 98वां प्रश्न, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42 सही 6/7% लाभ प्रतिशत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, इसमें हमें बोडोमास का नियम काम में लेते हुए हल करना। तो सबसे पहले इस कोष्ठक को हल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब ये प्रश्न बन जाएगा 8 भाजक 4 × 1 × 4 + 3 - 7। अब भाग हल करेंगे, 8 में 4 का भाग गया 2 बार, 2 × 1 × 4 + 3 - 7। अब 2 को 1 से गुणा किया 2 और 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 + 3 - 7, 8 और 3 11 हो जाएंगे, 11 में से 7 घटाए 4, हमारा उत्तर आ जाएगा ए में 4। 100वां प्रश्न, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर मानेंगे लंबाई हम मान लेते हैं x, तो चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगी x - 23, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर है वो 23 मीटर का है। अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। परिमाप, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, x - 23। अब 206, अब इस 2 को x से गुणा किया 2x, फिर इस कोष्ठक से इस 2 को गुणा करेंगे प्लस 2x - 23 2 46। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो 206 बराबर 2x और 2x ये हो जाएंगे 4x - 46। ये माइनस के 46 से बराबर के इस साइड आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। 206 + 46 बराबर 4x। 206 और 46 को जोड़ा, ये आ जाएंगे 6 2 12, 4 1 5 और 2 बराबर 4x। अब 252 में 4 का भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा। 4 का भाग या 252 में 6 चौक 24, 4 3 63। लंबाई आ गई हमारे पास x बराबर 63, चौड़ाई हो जाएगी 63 - 23 बराबर 40। लंबाई 63, चौड़ाई 40। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आयत का।
63 इंटू 40। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 0 का 0 4 थी, 12 का 2, 80 लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2520 वर्ग मीटर ये इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न संख्या 101। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, नए आयत का क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1% घट जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 102। प्रश्न संख्या 102। यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, उसी राशि ₹10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 पैसे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 103। प्रश्न संख्या 103। 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष तथा 6 महिलाएं उठाती है, तो कार्य पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 दिन। ये प्रश्न थोड़ा लेंदी है हल करने में, तो इसलिए इनके हम सीधे उत्तर ही बता रहे हैं। 104। प्रश्न संख्या 104। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी एम ई का औसत 52 है, बी तथा ई का गुणनफल कितना है? तो यहाँ पर क्रमागत सम संख्या दी गई है, औसत इनका 52 आ रहा है। सी वाली जो संख्या है वो तो हो जाएगी 52। अब हमें बी और ई का गुणा करना है। तो 52 से पहले क्रमागत जो सम संख्या आएगी वो बी की जगह आएगी 50, और डी पे आएगी 54 और ई पे आएगी 56 इंटू 56। अब इनको जब हम गुणा करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 5 छंग 30, हाथ से लगे 3, 5 को 5 से गुणा 25 और 3 28। ये हमारा उत्तर आ जाएगा 2800 हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 105। यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s है, तब 1/v किसके बराबर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2/s कोष्टक 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है, जिसमें हार्ड डिस्क एक मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क को जब ट्रैक में विभाजित किया जाता है तो उन्हें आगे उप विभाजन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्टरों में। हार्ड डिस्क को उप विभाजन है वो सेक्टरों में होता है। प्रश्न संख्या 107। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। ये जो कुंजियाँ होती है ये विशिष्ट कुंजियाँ कहलाती है। प्रश्न संख्या 8। कंप्यूटर मॉनिटर को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा VDU। VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको VDU के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 109। प्रश्न संख्या 109। आप फाइलों को रिक्त स्थान में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, तो फाइलें जो होती हैं उनको हम फोल्डरों में भंडारण यानी स्टोरेज करते हैं, उनको सेव करते हैं। 110। प्रश्न संख्या 110। MS वर्ड एक उदाहरण है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो किसका उदाहरण है? निवेश युक्ति का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रक्रमण युक्ति का, प्रचालक युक्ति का। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स है वो ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 112। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? कंप्यूटर के जो भाग है उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमें हार्डवेयर के रूप में कौन सा नहीं है? ये नकारात्मक प्रश्न है, तो इसका उत्तर हमें देना है प्रचालक तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर का भाग होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड व हार्ड डिस्क ये सब तीनों हार्डवेयर होते हैं, तो ये जो है ये हार्डवेयर नहीं होता है। तो प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 13वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। पुराने MS-DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। अधिकतम लंबाई 8 हो जाएगी। 114। लेन का पूर्ण रूप है, यानी इसका पूरा नाम बताना है, तो इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इसमें
सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग किसको कहेंगे वो हमें इसमें बताना। कंप्यूटर का पुनः चालू करना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना, स्कैन करना, बंद करना। कंप्यूटर पुनः चालू करना, रीस्टार्ट जो कंप्यूटर होता है उसको हम बूटिंग कहते हैं, सॉफ्टवेयर की बूटिंग हो रही है। 116वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी MS एक्सेल जो होता है उसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है वो रो व कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा प्रदान करता है। 17वां प्रश्न, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्सट्रीम एनिमेशन, ये इसमें उपलब्ध नहीं होता है। स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर व सामान्य, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। 18वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है। ऑप्शन है ए में एक वाई HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। दूसरा ऑप्शन है गैंट चार्ट और नेटवर्क चार्ट को बनाने के लिए घटनाओं का ट्रैक रखने का परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर, डायग्राम और फ्लो चार्ट का सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शेयर पॉइंट डिजाइनर है ये, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ये भी नकारात्मक प्रश्न है। रैम एक अस्थायी भंडारण, ये कथन सत्य है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है, ये कथन असत्य हो जाएगा। रैम ह्रासी है यानी वोलेटाइल है। रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं। तो ये अस्थायी मेमोरी होती है जो जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसकी मेमोरी रहती है। तो इसमें ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण? निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का उदाहरण हमें बताना है। स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। 121, प्रश्न संख्या 121। अब यहाँ पर हमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सवाई मानसिंह द्वितीय, इनको राज प्रमुख बनाया गया। और ये जो पद है ये 31 अक्टूबर 1956 तक चला। उसके बाद इस पद का नाम राज्यपाल हो गया था और राजस्थान के पहले राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को बने थे गुरमुख निहाल सिंह। तब तक ये राज प्रमुख के नाम से जाना गया पद और इस पर सवाई मानसिंह द्वितीय इन्हें राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। 22वां प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। उपयुक्त में से कौन से सही है? यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए उनमें से कौन कौन से कथन सही है वो हमें बताने हैं। पहला कथन ये सही है, YD दुआ ये राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। दूसरा, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, यानी किसी प्रकार के बिजनेस में ये शामिल नहीं हो सकता, और ये गलत हो जाएगा तीसरा। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना होता है क्योंकि यहाँ पर हमें इतना बड़ा प्रश्न दे दिया जाता है, फिर ऑप्शन में से हमें जो ऑप्शन सही है उनको जो भी क्रम आ रहे हैं वो हमें देखने और फिर वो वैसा प्रश्न वो सही मानना है, और फिर जो कथन सही है उनका जो विकल्प आ रहा है उसको हमें सही पर टिक करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से हल करना पड़ता है। 123, प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये नकारात्मक प्रश्न है। मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, ये गलत हो जाएगा। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और टेराकोटा शिल्प मोलेला और थेमाकला प्रतापगढ़। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी नकारात्मक प्रश्न है, तो इसका उत्तर भटनेर, दुर्ग, हनुमानगढ़, ये सही है। मैनाल ये गलत हो जाएगा। मैनाल है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ये प्रसिद्ध जलप्रपात है राजस्थान का। 125वां प्रश्न, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक
को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। हमें उस राजा का, उस शासक का नाम बताना है जिसने चौरी कर लगाया था। और ये जो कर है वो कोई अगर पिता अपनी पुत्री का विवाह कर रहा तो उसको टैक्स के रूप में उस शासक को देना पड़ता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राव कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। तो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ, इसके बारे में कौन से कथन सही है वो हमें बताना है। तो पहला है, यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। तो ये कथन सही हो जाएगा। इसकी कुल 19 मंजिलें हैं, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। इसमें 9 मंजिलें हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। और तीसरा, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण, ये कथन भी सही हो जाएगा। यानी 1 और 3 इसमें सही हो रहा है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? ऑप्शन है झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। यानी तीनों जिले आपस में जुड़े हुए हैं, वो हमें ऑप्शन सही बताना है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी है, सिरोही, पाली, जालौर। ये इसका विकल्प है वो सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 243, अनुच्छेद 243, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये जो दर्जा इनको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को ये संशोधन लागू हुआ और इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। और ये अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं वो इसमें वर्णित की गई हैं। प्रश्न संख्या 129, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लालदास। मध्यकाल में ये मेवात के प्रसिद्ध संत हुए। 130, प्रश्न संख्या 130, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति संख्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में अधिकतम जनजाति की जनसंख्या है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से भील, मीणा व गरासिया जनजाति के लोग ज़्यादातर रहते हैं। प्रश्न संख्या 131, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदेह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। मनरेगा के लिए जो क्रियान्वयन है उसके लिए उत्तरदायी संस्था होगी ग्राम पंचायत। प्रश्न संख्या 132, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है? खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर हमें जो चारों युद्ध है उनको सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। इन युद्धों में सबसे पहले होता है बटनेर का युद्ध। तो ऑप्शन 2, बटनेर का युद्ध 1391 ईस्वी में तैमूर हुए बटनेर के शासक के मध्य होता है। उसके बाद युद्ध होता है खानवा का युद्ध, ये 1527 ईस्वी में होता है। तो खानवा का युद्ध यानी विकल्प 1 इसमें आ जाएगा। यह युद्ध बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। उसके बाद युद्ध होता है सुमेलगिरी का युद्ध, ये युद्ध 1544 ईस्वी में। सुमेलगिरी का युद्ध 1544 ईस्वी में होता है शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य है। विकल्प 3 आ जाए। और लास्ट में हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध 1576 में लड़ा जाता है महाराणा प्रताप व मान सिंह व आसफ खां के मध्य। 2, 1, 3, 4 ये विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो यहाँ पर हमें 4 शासकों के नाम दे रखे हैं। राम सिंह तंवर ये हल्दी घाटी युद्ध में लड़े थे। बीदा जाला ये भी लड़े थे। और राव कृष्णदास सुंडावत ये भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। माधो सिंह कच्छावा इन्होंने महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो विकल्प 1, 2 व 3 ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है? तो तेजाजी के जन्म स्थल का नाम खड़नाल नागौर जिले में स्थित है। ये नागौर शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड पर ये गांव स्थित है। और यहाँ पर तेजाजी के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर का भी निर्माण किया गया है। और इस स्थान पर तेजा दशमी के दिन मेला भरता है और तांगा दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 135, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है? तो राम सनई पंथ द्वारा। फूलडोल का जो उत्सव है ये राम सनई पंथ द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 136,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 164। अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्ते इनसे संबंधित विवरण मिलता है। प्रश्न संख्या 137, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? राजस्थान में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 200, उसमें से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति इनके लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 34-25। 34 स्थान तो अनुसूचित जाति के लिए और 25 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 138, मुंडियारी ख्यात का विषय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़। मुंडियार की ख्यात ये मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित वंशावलियों के बारे में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 139, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना होती है 18 अप्रैल 2006 को। अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत, ये भी नकारात्मक वाक्य है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को, ये सही हो जाएगा। तृतीय चरण 25 मार्च 1949, ये गलत हो जाएगा। जो तृतीय चरण है ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, ये सही। पंचम चरण 15 मई 1949। इस प्रकार हमारा इसमें विकल्प हो जाएगा सही, तृतीय चरण 25 मार्च 1949। 41वां प्रश्न, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल, इन सभी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 42, जनवरी 2021 में किसी राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा GK व्यास। इनको जनवरी 2021 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भी वर्तमान में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, वर्तमान में जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है और इनको 27 जून 2024 को नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 143, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14वां संस्करण। 44वां प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एरिनपुर छावनी। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एरिनपुर छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में दिया। प्रश्न संख्या 145, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलगोजा। रामनाथ चौधरी का संबंध अलगोजा वाद्य यंत्र से है। प्रश्न संख्या 146, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। पहले में इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये कथन सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये कथन भी सही है। वे मेवाड़ के निवासी थे, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि वो हरना गांव बूंदी के निवासी थे और इनका जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। डी वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, ये कथन भी सही है। तो हमारा जो प्रश्न है वो नकारात्मक है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। विकल्प सी इसका सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 147, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक नृत्य। गुलाबो सपेरा लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 148, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा का अध्यक्ष या उसका कोई भी सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वह राज्यपाल को त्याग पत्र सौंपेगा। प्रश्न संख्या 149, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 150, अरावली पर्वतमाला के निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो इन चारों में से जो
छोटी है, उसकी ऊंचाई कम है, उसको हमें पहले लिखना है। तो यहाँ पर जरगा पहले आ जाएगी ऑप्शन ए, उसके बाद आएगी दिलवाड़ा ऑप्शन सी, उसके बाद शेर बी और लास्ट में डी। ACBD ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने राजस्थान पटवारी भर्ती 2021 का जो पहला पेपर था, प्रथम पारी का जो पेपर था, उसको हल किया। अगले वीडियो में हम इसका दूसरी पारी का जो पेपर है उसको हल करेंगे। अगर आप पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन वीडियो को आप सभी वीडियो जो आगे वाले आ रहे हैं उनको ध्यान से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।